देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शारदीय नवरात्रि की नवमी के पावन अवसर पर वैष्णवी शक्ति मां महामाया जगत जननी आदिशक्ति भगवती की उपासना को समर्पित नवरात्रि के पावन हर्ष का पर्व का उद्यापन कर हवन किया है। इस अवसर पर उन्होंने विधि विधान से कन्या पूजन किया। मुख्यमंत्री ने आद्याशक्ति परब्रह्मा स्वरूपा देवी मां से राज्य की उन्नति एवं समस्त प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि की कामना की है। तो सीएम धामी ने महानवमी पर कन्या पूजन किया। तस्वीरें आपके सामने, जहां पर अपने निवास स्थान पर कन्याओं को पूजन कर आशीर्वाद दिया और साथ ही साथ पूजा करने के बाद आपको बताएं कि प्रदेशवासियों की खुशहाली की कामना की है। तो तस्वीरें पुष्कर सिंह धामी साथ में धर्मपत्नी गीता धामी कन्या पूजन करते हुए, पूजा अर्चना करते हुए। देहरादून में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को जल्द बड़ा तोहफा मिल सकता है, जिसके संबंध में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बयान देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री धामी ने सरकार के कई विभागों में खाली चल रहे पदों पर कार्यकर्ताओं की नियुक्ति करने के संकेत दिए हैं। सूची किसी भी समय जारी हो सकती है, जबकि 4 सूचियां बनाई जा चुकी हैं, जो कि दीपावली तक जारी करने का सरकार और संगठन का प्लान है। इसके बाद अन्य सूचियों के लिए सरकार और संगठन के बीच बैठक में नाम तय किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने संकेत दिए हैं कि नवरात्रों में हम इस सूची किसी भी दिन जारी कर सकते हैं। तीसरी सूची भी बहुत जल्दी निकलेगी, चौथी सूची उसके तत्काल बाद निकलेगी। तो पहली 4 सूचियां हम प्रथम चरण में निकालेंगे और उसके बाद फिर अगले चरण के दोबारा फिर हमको बैठना पड़ेगा, चर्चा करेंगे। नहीं, बढ़ भी सकती, घट भी सकती है, लेकिन सूची अभी 4 सूची निकालने का, 3 और एक निकल चुकी, 4 सूची निकालने का ऐसा एक प्रकार से मोटा-मोटा निर्णय सोचा गया है। उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्र में जल्द ही बसों का टोटा खत्म हो सकता है। दरअसल रोडवेज जल्द पहाड़ी रूटों पर 130 नई बसें चलाएगा। रोडवेज के इन बसों को खरीदने के लिए टेंडर भी कर दिए गए हैं। इसमें पहाड़ी रूटों पर बसों की कमी दूर होगी। जिन रूटों पर लंबे समय से दैनिक सेवाएं बंद हैं, वे बहाल होंगी। रोडवेज के पास करीब 1300 बसों का बेड़ा है, जिनमें से 900 बसें रोडवेज की हैं और बाकी अनुबंधित हैं। कुछ बसें ऐसी हैं जो उम्र पूरी कर चुकी हैं। हालांकि बस खरीद की प्रक्रिया पिछले साल से चल रही है। रोडवेज 2 बार टेंडर निकाल चुका था, लेकिन एक ही कंपनी के आवेदन के कारण इसे निरस्त करना पड़ा और अब तीसरी बार 130 बसों के लिए टेंडर जारी किया गया है। वहीं 130 नई बसें आने से गढ़वाल और कुमाऊं के रूटों पर बसों की कमी दूर होगी। वहीं देहरादून में आगामी त्योहारी सीजन में ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त बनाने में ट्रैफिक पुलिस जुट गई है। लिहाजा एक टीम भी बना दी गई है, जो कि कुछ पॉइंट्स को चिन्हित करेगी। शहर में कुछ जगह ऐसी है जहां पर जाम लगा रहता है और इसके साथ ही मॉल, होटल्स, कॉम्प्लेक्स परिसर हैं, उन्हें अपनी पार्किंग खोलने को कह दिया जाएगा। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो उनका चालान भी किया जाएगा और साथ ही साथ जहाँ भी पार्किंग की व्यवस्था होगी, उन जगहों पर पार्किंग लगवाई जाएगी, ताकि शहर में किसी भी प्रकार की अव्यवस्था ना हो। आपको बता दें कि राजधानी देहरादून में जाम की बेहद ज़्यादा दिक्कत है, जिससे लोगों को आए दिन परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो देहरादून में आपको बताएं कि आगामी त्योहारी सीजन को देखते हुए अलग अलग जगह पर जो है ट्रैफिक रूल बनाए जाएंगे, जिसके मद्देनज़र हालांकि जिला प्रशासन, ट्रैफिक पुलिस जो है लगातार बातचीत भी कर रहा है। और क्योंकि देहरादून में हर तरफ अधिकतर जाम की स्थितियां बनी रहती है, इसी को देखते हुए एक टीम का गठन किया गया है। ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने में जो स्थानीय पुलिस है, जो ट्रैफिक पुलिस है, वो जुटी हुई है। जितने कॉम्प्लेक्सेस वगैरह हैं उनके मालिकों से बात की जाएगी। उसमें अगर वो पार्किंग इस समय यूज़ नहीं हो रही, उनके चालान किए जाएंगे और उन्हें मोटिवेट किया जाएगा कि आगे जो त्योहारी सीजन है उसके लिए वो अपनी पार्किंग लोगों के लिए ओपन रखें। साथ ही साथ कॉम्प्लेक्सेस के अलावा जितने मॉल्स हैं, शॉपिंग मॉल्स हैं, उन लोगों से भी हम बात कर रहे हैं लगातार
और उसमें हमारा यही प्राथमिकता रहेगी, वो पार्किंग जो है अब त्योहारी सीज़न में ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ हो। लोगों से भी मेरी अपील है कि जो भी उनके आसपास ऐसी पार्किंग है वो वहीं गाड़ियाँ पार्किंग में खड़ी करें, ना कि रोड पर ही गाड़ी करें, अन्यथा उनके खिलाफ भी जो भी वैधानिक कार्रवाई है, चालानी कार्रवाई है, वो भी की जाएगी। देश भर में नवरात्रि के आखिरी दिन सभी मंदिरों में श्रद्धालु दर्शन करने पहुंच रहे हैं। हिंदू धर्म में नवरात्रों का विशेष महत्व होता है और नवरात्रों में पड़ने वाली नवमी पर माता के मंदिरों में दूर दूर से आने वाले श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। हरिद्वार में प्रख्यात मां चंडी देवी का मंदिर नील पर्वत पर स्थित है। चंडी देवी मंदिर में मां भगवती खम्भ रूप में विराजमान है। पावन नवरात्रों में अष्टमी, नवमी और चतुर्दशी अर्थात चंडी चौदस ये भगवती को अति प्रिय हैं। वहीं मंदिर पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। सबसे पहले तो मैं सभी भक्तगणों को नवरात्रों की, विजयदशमी की और आने वाले जो दिवाली है उन सब की शुभकामनाएं देता हूं। भगवती सबके परिवार में मंगल करे, उनकी सुख समृद्धि की कामना करता हूं। यहाँ पे देश विदेश से भी सभी लोग श्रद्धालु दूर दूर से भी यहाँ दर्शन करने आते हैं और विशेष जो महत्व है वो अष्टमी, नवमी और चतुर्दशी, जिसको ये जो अश्विन के नवरात्र हैं चंडी चौदस के नाम से विख्यात है। ये भगवती को सबसे अधिक प्रिय है और अष्टमी, नवमी और चतुर्दशी के दिन जो भी भक्त श्रद्धालु माँ भगवती के दर्शन करता है उसे विशेष फल की प्राप्ति होती है। हैदराबाद से आए हैं, ये जो नवरात्रि चल रही है तो उसके लिए हम लोग पूरी परिवार के साथ आए हैं आज पूजा अर्चना करने के लिए। बहुत अच्छा लग रहा है भाई, सब सुख शांति सब मिले इसलिए आए हैं। बहुत सुनाई है सबसे, पिताजी से सबसे सुनाई है। हरिद्वार आए हैं और कल गंगा आरती भी की हमने, तो अभी माता का मंदिर आए हैं हम लोग। बहुत अच्छा। दुर्गा पूजा के उपलक्ष्य में सांस्कृतिक कार्यक्रमों की धूम मची हुई है। दिनेशपुर के काली नगर में दुर्गा पूजा के महाअष्टमी के उपलक्ष्य में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। हल्द्वानी के सेंट्रल हॉस्पिटल के प्रसिद्ध न्यूरोसर्जन डॉक्टर पुनीत गोयल एवं पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष श्रीनाथ विश्वास संयुक्त रूप से फीता काटकर कार्यक्रम का शुभारंभ उन्होंने किया। इस दौरान दुर्गा पूजा कमेटी के तत्वाधान में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए। इस दौरान डॉक्टर पुनीत गोयल बनिया समाज के होते हुए भी बांग्ला भाषा में दुर्गा माँ के ऊपर व्याख्यान करते हुए उन्होंने कहा कि नवरात्रि में देवी दुर्गा माँ का बेहद बड़ा स्थान है। उन्होंने कहा कि आजकल की युवा पीढ़ी अच्छे कामों को भूलकर नशे की तरफ झुक रहा है। उन युवाओं को सभी मिलजुल कर धार्मिक पथ पर लाकर उनसे कार्य कराना चाहिए और नशे से दूर रहने की उन्हें प्रेरणा देनी चाहिए। नवरात्रि चल रहे हैं, माँ दुर्गा है, माँ दुर्गा हम सबको आशीर्वाद दे। अष्टमी का दिन है, 2 दिन बाद दशहरा है। दुर्गा माँ सारे दुष्टों का संहार करें। दुर्गा माँ हम सबको स्वस्थ एवं निरोग रखें, हमारे घर में सुख शांति समृद्धि रहे। और मैं सब लोगों से अनुग्रह करता हूँ कि अभी उत्तराखंड में जो ड्रग्स का सेवन है बहुत बढ़ता जा रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहूँगा कि अपने बच्चों का ख्याल रखें, उनकी संगत का ख्याल रखें। मोबाइल फोन, एंड्रॉइड फोन हमारी जनरेशन को खत्म कर रही है। शोभा यात्रा निकली है और पूरा समाज इससे जुड़ने का एक संकेत है और ये बहुत बड़ा माध्यम है। मैं समस्त श्रद्धालुओं को, भक्तों को बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ। और खासतौर पे ऐसे भव्य आयोजन पे मैं नई उम्र के बच्चों से आयोजन करता हूँ कि बेटा हर कीमत पे नशा होना चाहिए, तो अपने त्योहारों का, अपने परंपराओं का नशा होना चाहिए, नशे से दूर रहना चाहिए ताकि जिंदगी आपकी खुशहाल हो। मैं पूरा दुर्गा पूजा की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और इसी के साथ यहाँ पर रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अल्मोड़ा का ऐतिहासिक दशहरा महोत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा। दशहरा महोत्सव समिति की ओर से नगर पालिका सभागार में महोत्सव की तैयारी को लेकर प्रेस वार्ता की गई है। समिति के अध्यक्ष अजीत कार्की ने कार्यक्रम की रूपरेखा बताते हुए कहा कि इस बार रावण परिवार के कुल 15 पुतलों का निर्माण किया गया है। 3 बजे नगर पालिका पार्किंग में उद्घाटन के बाद पुतलों को जूलॉजी ग्राउंड को रवाना किया जाएगा, जहां पर पुतला का दहन कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। साथ ही साथ जीआईसी खेल मैदान में रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित भी किए जाएंगे।
तो अल्मोड़ा में आपको बताएं कि धूमधाम से दशहरा का पर्व जो है मनाया जाएगा। इसको लेकर तैयारियां जो हैं वो जोरों पर हैं। महोत्सव की तैयारियों को लेकर प्रेस वार्ता की गई, जिसमें दशहरा महोत्सव समिति ने ये जानकारी दी है। जीआईसी खेल मैदान में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। दशहरे का जैसा कि आप लोगों को सभी को विदित है कि अल्मोड़ा में रावण परिवार के दर्जनों पुतले बनते हैं, तो इस वर्ष भी 15 पुतलों का निर्माण हो रहा है, जिनका कि 3 बजे विजय जोशी पार्किंग के वहां पर से उद्घाटन होकर के उनका प्रस्थान किया जाएगा स्टेडियम के निकट जूलॉजी ग्राउंड के लिए। इस बार स्थानीय स्टेडियम में निर्माण कार्य होने की वजह से प्रशासन द्वारा हमसे आग्रह किया गया कि आप लोग इस वर्ष जीआईसी में इस प्रोग्राम को करें, लेकिन जीआईसी में रोड ना होने के कारण हम वहाँ पुतलों को नहीं ले जा पा रहे हैं। तो प्रशासन द्वारा हमें आश्वस्त किया गया है कि अगले वर्ष दशहरे तक हम वहाँ सड़क पहुँचा देंगे, जिससे आप लोगों को पुतले ले जाने की भी सुविधा हो जाएगी। जोशीमठ में भगवान बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने की तिथि विजयदशमी के पावन पर्व पर तय की जाती है। इस वर्ष भी मंगलवार को बद्रीनाथ धाम में कपाट बंद होने की तिथि घोषित की जाएगी, जिसके बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के द्वारा सभी तैयारियां पूरी कर दी गई हैं। पंचांग गणना के आधार पर ये तिथि तय की जाएगी। तो जोशीमठ में आपको बताएं कि अब जो है बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होंगे। विजयदशमी के दिन तिथि घोषित की जाएगी। BKTC ने तैयारियां पूरी की हैं। पंचांग गणना के आधार पर तिथि तय की जाएगी। इस वर्ष 24 अक्टूबर को विजयदशमी का पावन पर्व पड़ रहा है। इस अवसर पर मंदिर में विशेष पूजा अर्चना आयोजित की जाएगी और जो धर्माचार्य हैं, ज्योतिष के जानकार हैं, अन्य विद्वानगण हैं, उनके द्वारा पंचांग गणना के पश्चात भगवान बद्री विशाल जी के कपाट बंद होने का मुहूर्त तय किया जाएगा। और हमें अनुमान है कि इस वर्ष इस अवसर का साक्षी बनने के लिए बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में श्रद्धालु बद्रीनाथ धाम पहुँचेंगे। इसको लेकर के श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के स्तर से अपनी सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य नवरात्रि के मौके पर देहरादून के केदारपुरम स्थित राजकीय शिशु निकेतन में पहुंची। शिशु निकेतन में पहुंचकर उन्होंने निरीक्षण किया और वहां पर रह रहे बच्चों का हालचाल जाना। इसके साथ ही नवरात्र की नवमी के शुभ मौके पर कैबिनेट मंत्री ने शिशु निकेतन में कन्या पूजन भी किया। वहीं रेखा आर्य ने कहा कि ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे यहाँ पर आने का मौका मिला है। उन्होंने ये भी कहा कि जिन लोगों का कोई नहीं होता, उनके बीच पहुँचकर मुझे बेहद ही प्रसन्नता होती है। के इस मौके पर जो है शिशु निकेतन में आप पहुंचे, बच्चों को दुलार भी आपने दिया और पूजन भी ऊपर किया, क्या कुछ कहेंगे आज के दिन? देखिए, 9 दुर्गों के लगातार उपासना के दिनों में रामनवमी बिल्कुल अंतिम दिन की होती है और आज ही के दिन जो है कन्या पूजन करते हुए माँ को अपना समर्पण, अपने व्रत जो है वो खोले जाते हैं। और मुझे बहुत सौभाग्य मिलता है हर साल कि मैं अपने इसे शिशु सदन में आते हुए अपनी उन बालिकाओं के साथ में जो समाज से किसी न किसी रूप में जो है उत्पीड़ित होकर यहाँ पहुँचती है और जिनका या तो अथवा कोई होता नहीं है, तो उनके मध्य में पहुँचकर उन कन्याओं का पूजन करके उनके चरणों को धोते हुए, उनको तिलक करते हुए। बागेश्वर के किसान बालम सिंह गेंदे फूलों की खेती कर लाखों रुपए कमा रहे हैं। गोगिना पानी निवासी बालम सिंह पिछले 5 सालों से 10 नाली से अधिक जमीन में फूलों की खेती कर रहे हैं। उनका कहना है कि पारंपरिक खेती से कम मेहनत और कई गुना ज़्यादा फायदा फूलों की खेती में है। उन्होंने कहा कि वो पहले पारंपरिक खेती करते थे, लेकिन जंगली जानवरों द्वारा खेती को नुकसान पहुंचाया जाता था। लेकिन उन्होंने जब से फूलों की खेती करना शुरू किया, तब से जानवरों का आतंक भी कम हुआ है और फूलों की खेती को जानकर जानवर भी नुकसान इसे नहीं पहुंचाते। उनका मानना है कि फूलों की खेती आज किसानों के लिए एक अच्छा विकल्प के रूप में सामने आ सकती है। उन्होंने ये भी कहा कि हर साल उनके फूलों की इतनी मांगे रहती हैं कि लोगों की मांग के अनुसार फूल कम पड़ जाते हैं। कम से कम मैं 4 साल से खेती कर रहा हूँ। इसमें कहते हैं और फसल की अपेक्षा अच्छा खासा मुनाफा हो जाता है। इसमें मेहनत के और खेती की अपेक्षा इसमें मेहनत बहुत कम है। कहते हैं नर्सरी कहते हैं लगाने के बाद इस पर एक बार इसकी गुड़ाई करते हैं हम। उसके बाद
एक बार इसमें कीटनाशक या और फंगीसाइड का स्प्रे कर लेते हैं। डिमांड तो कहते हैं इसकी बहुत है, कभी कभी डिमांड भी कम पड़ जाती है। अभी लगभग पर्याप्त मात्रा में लगभग 2 कुंटल के आसपास उपलब्ध हो जाएगा। देहरादून में दिसंबर माह में होने वाले इन्वेस्टर समिट को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। संबंधित सभी विभागीय अधिकारी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के सफल आयोजन के लिए तैयारी में जुटे हुए हैं। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण देहरादून के सौंदर्यीकरण के कार्य को कर रहा है। करीब 60 करोड़ से ज़्यादा के सौंदर्यीकरण के कार्य किए जा रहे हैं। तो देहरादून में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारियां तेज हो गई हैं। देहरादून में दिसंबर में कार्यक्रम का आयोजन होगा। देहरादून के सौंदर्यीकरण में MDDA जुटा हुआ है। करीब 60 करोड़ के बजट का प्रावधान इस पर रखा गया है। जहाँ तक सौंदर्यीकरण की बात है, तो पूरे शहर को हमने 13 मुख्य सड़कों को लिया है और उसमें घरों की पेंटिंग, उसके साइनेज, जो पार्क हैं पार्क को ठीक करना, जो फुटपाथ अगर कहीं टूटे-फूटे हैं उनको ठीक करना और जो डिवाइडर हैं उन पर भी हम लोग सौंदर्यीकरण का कार्य कर रहे हैं। तो लगभग पूरा शहर ही हम लोगों ने इसमें कवर किया हुआ है। आने वाले समय में आपको परिवर्तन दिखाई देगा। बाजपुर में स्वास्थ्य केंद्र में तैनात दंपति चिकित्सक ने आशा वर्कर्स पर आरोप लगाए हैं। इसी के चलते आशा वर्कर्स ने दंपति चिकित्सक की तानाशाही से नाराज होकर कार्य बहिष्कार करने का ऐलान कर दिया है। साथ ही आशा वर्कर्स ने जमकर नारेबाजी करते हुए खुलकर आगे की लड़ाई लड़ने की बात कही। आपको बता दें कि बाजपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में तैनात महिला चिकित्सक द्वारा आशा वर्कर्स और मरीजों के साथ अभद्र व्यवहार का मामला तूल पकड़ता दिखाई पड़ रहा है। वहीं दंपति चिकित्सक ने आशा वर्कर्स पर कई आरोप भी लगाए हैं, जिससे कि आशा वर्कर में आक्रोश व्याप्त है। इसी के चलते उत्तराखंड आशा हेल्थ वर्कर्स यूनियन की प्रदेश उपाध्यक्ष रीता कश्यप के नेतृत्व में यादव होटल में बैठक आयोजित की गई। तो बाजपुर में चिकित्सक दंपति ने कई आरोप लगाए हैं। आशा वर्कर्स पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। आज की बैठक का निर्णय ये निकला है कि आशाओं का कहना है कि हम कार्य बहिष्कार करेंगे और हॉस्पिटल में कोई भी कार्य नहीं होगा। जब आशाओं के ऊपर इतने आरोप लगाए जा रहे हैं तो कार्य करने का कोई महत्व ही नहीं रह गया है उस हॉस्पिटल में। मामला यह है कि डॉक्टर जितने भी हैं अंदर, डॉक्टर माथुर और डॉक्टर उनकी मैसेज जो है आरोप लगाई जा रही हैं और मीडिया के आगे कुछ और बोलते हैं और आशाओं को कुछ और कहा जाता है। आशाओं के साथ रोज प्रताड़ित किया जाता है। इस तरीके से हरकतें हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारा ये कहना है कि आशाएं फील्ड में सारा दिन घूमती हैं, 9 महीने पेशेंट को दिखाना, जांचें, अल्ट्रासाउंड सब करवाती हैं। लास्ट में जब हम उनको लेके जाते हैं सरकारी हॉस्पिटल में तो उनसे दुर्व्यवहार किया जाता है, साथ में आशाओं से। क्यों किया जाता है, ये बात का जवाब माथुर सर के पास नहीं है। हमने इस चीज़ को लेकर कई बार माथुर सर से बात करने की कोशिश की, कई बार मैडम से, लेकिन वो हमारी रिकॉर्डिंग उल्टा करने लग जाती हैं और हमें ये कहती हैं सब रिकॉर्ड हो रहा है, मैं तुम्हें लॉ के उससे कोर्ट में घसीटूंगी, मैं तुम्हारे ऊपर ये वाली धारा लगवाऊंगी अगर डॉक्टरों से बदतमीजी की। आप बताइए, इतने सालों से इन दोनों जो चिकित्सक दंपति हैं इस टाइम, इनसे पहले कितने डॉक्टर आए हैं, कितने गए हैं, लेकिन कभी आज तक ऐसा नहीं हुआ। ऐसा माहौल बाजपुर में नहीं बना, ना ही सरकारी हॉस्पिटल में बना। नैनबाग में 14वां जौनपुर पर्यटन क्रीड़ा एवं सांस्कृतिक संरक्षण समिति सिलगांव द्वारा आयोजित विशाल खेल सांस्कृतिक एवं विकास महोत्सव भटोली में खेल प्रतियोगिता जारी रही, जिसमें जूनियर कबड्डी बालक वर्ग में प्रथम नैनबाग और बालिका में कैंप विजेता रही। तो नैनबाग में आपको बताएं कि खेल सांस्कृतिक और विकास महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें भटोली सारी कुंड में प्रतियोगिता आयोजित की गई। प्रतिभागियों को शुभकामनाएं भी दी गई हैं। हमारा ये 3 दिवसीय दशहरे के शुभ अवसर पर खेल कूद और सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें सीनियर कबड्डी गांव वाइज, वॉलीबॉल, जूनियर कबड्डी, प्राथमिक स्तरीय कबड्डी और बालिका वर्ग की कबड्डी और कुछ व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धाएं रखी गई हैं। और अभी हमारा खेल का दूसरा दिन चल रहा है। काफ़ी खिलाड़ी लोग बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारा ये प्रयास रहता है कि क्षेत्र की प्रतिभाओं को निखारें और साथ साथ जो क्षेत्र की समस्याएं हैं आम जनता की, अतिथियों को बुलाकर उनके समाधान के लिए उनके सामने मांगे रखते हैं और उनके समाधान करवाने का पूर्ण प्रयास करते हैं।
अल्मोड़ा जिले के विकास खंड सल्ट के हरिदत्त वैद्य सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र देवालय में लोग अब मौसमी बीमारी की चपेट में आ रहे हैं। वहीं मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। हर रोज 15 से 20 मरीज अस्पताल पहुंच रहे हैं, जिन्हें खांसी, जुकाम, बुखार जैसी बीमारियों की जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को ये कहा है कि बीमारियों से बचने के लिए मौसम के मुताबिक कपड़े पहने, साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। बच्चों को सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार होने पर तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। बच्चों को बाहरी विशेष रूप से तली हुई चीज़ें खाने से रोकें। पौष्टिकता पर पूरा ध्यान दिया जाना ज़रूरी है। इस समय जो पेशेंट आ रहे हैं, चाहे बच्चा हो चाहे बड़ा हो, और उसमें अधिकतर खांसी बुखार के मरीज आ रहे हैं, वो भी इतने ज़्यादा नहीं है। अभी उस कमरे के हिसाब से कम है, अभी बढ़ सकते हैं आगे को, क्योंकि अभी ठंड का मौसम शुरू हो रहा है। अधिकतर खांसी के पेशेंट आ रहे हैं, कुछ फोड़ा फुंसी के भी पेशेंट हैं यहाँ पर, वो भी आ रहे हैं। और दूसरा, और हमारे यहाँ पर जो है ये पेन के मरीज ओल्ड एज में जिनको हाइपरटेंशन है और शुगर है, तो वो अपना रूटीन में यहाँ पर जांच की व्यवस्थाएं हैं, जांच यहाँ पूरी उनकी की जाती है। और इसी के साथ यहाँ पर रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए।